गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ठीक है, ये हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट सेल जो किसी क्रिस्टल लैटिस जो होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और उस स्मॉलेस्ट यूनिट के बार बार रिपीटेशंस करने से, उस स्मॉलेस्ट यूनिट के बार बार रिपीटेशन करने से हमारे पास में क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। मतलब क्रिस्टल लैटिस की छोटी यूनिट होती है यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं कि किसी भी प्रकार की यूनिट सेल में कंपोनेंट पार्टिकल्स के नंबर कितने होंगे। तो यहां देखिए आप लोग, ठीक है, ये मैं आपके सामने प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाई मैंने, प्रिमिटिव यूनिट सेल, दिस इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे कि इस वाले जो कंपोनेंट पार्टिकल्स का है, इसका इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन, ठीक है, द contribution of one particle in unit cell is equal to 1/8। ठीक है, मतलब ये जो यूनिट सेल है, इसका ये कॉर्नर जो है अन्य 7, मतलब टोटल 7 अदर यूनिट सेल से कनेक्ट है। ये वाला कॉर्नर भी ऐसे ही इस प्रकार, क्योंकि अब 7 से कनेक्ट होगा मतलब टोटल 8 से कनेक्टेड है। ये एक कंपोनेंट पार्टिकल जो है कितने कंपोनेंट पार्टिकल से कनेक्टेड है? 8 कंपोनेंट पार्टिकल से कनेक्टेड है। अब 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड है, तो इस कंपोनेंट पार्टिकल का इस अकेले यूनिट सेल में कितना हो गया, तो वो इसका जो कंट्रीब्यूशन हो गया वो कितना हो गया? 1/8। ठीक है, क्योंकि ये 8 यूनिट सेल से कनेक्टेड है दिस कंपोनेंट। ऐसे ये भी कितने से कनेक्टेड है? 1/8। ये भी कितने से? 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 1/8। सभी कंपोनेंट पार्टिकल्स के हैं। ठीक है, तो हम अब इस यूनिट सेल में टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे? सो टोटल कंपोनेंट particles in unit cell is equal to 1/8 into 8। सबका जोड़ दें, 8 का 1/8, 1/8 into 8 कर दे, मतलब 8 का जोड़ दें, तो ये हमारे पास में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट in primitive unit cell the number of component particles are is equal to 1। मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। तो दिस इज द नंबर ऑफ, किसके लिए हो गया ये? प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए हो सकता है। इसको वापस समझ लो एक बार। हमको पता है प्रिमिटिव सेल जो होती है, प्रिमिटिव सेल में केवल और केवल कॉर्नर पर ही जो है कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, और हर एक पार्टिकल जो होता है 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ होता है। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। ऐसे कितने कॉर्नर है हमारे पास में? 8। तो 1/8 इंटू 8, तो टोटल कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने हो गए? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। मैंने आप लोगों को जो यूनिट सेल पढ़ाई थी उसमें मैंने क्या बताया था आपको? सिंपल यूनिट सेल बताई थी। उसको मैंने आपको क्या बताई थी? सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के बाद में
हम देखते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूं यहां पे। दिस इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको पता है कॉर्नर पे तो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते ही होते हैं। ये जो है कॉर्नर्स पे तो क्या होते हैं, कंपोनेंट पार्टिकल्स होते ही होते हैं। साथ में जो हमारी यूनिट सेल होती है उसकी सेंटर में, बिल्कुल जैसे ये कमरा है हमारा, इस कमरे में पंखे के जस्ट नीचे कंपोनेंट पार्टिकल्स है। ठीक है, अब कमरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पूरा, तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के जस्ट सेंटर के अंदर हमारे पास में एक कंपोनेंट पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इस पार्टिकल्स के लिए कह सकता हूं मैं कि दिस पार्टिकल कंटेन 100% contribution in यूनिट सेल। ठीक है, ये जो पार्टिकल, दिस पार्टिकल्स कंटेन 100% कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूनिट सेल, ये पार्टिकल जो होता है अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है किसके अंदर, यूनिट सेल में। बाकी इसका कितना है 1/8, इसका कितना है 1/8, इसका कितना है 1/8, इसका कितना है 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8। ठीक है, इसका 1/8, ठीक है, सबका 1/8। तो टोटल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, एक तो बॉडी सेंटर में है ही जो है ही, साथ में 1/8 इंटू 1 ये भी हो जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 + 1 = 2। भाई एक तो ये हो गया, ये 100% किसके अंदर है, सेंटर यूनिट सेल के, इसका कोई भी हिस्सा किसी दूसरी यूनिट सेल में नहीं है। इस पार्टिकल का कोई भी हिस्सा जो है किसी दूसरी यूनिट सेल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि ये इनका केवल 1/8 भाग ही इसके अंदर है। तो एक पार्टिकल तो मैंने ये लिखी दिया, साथ में 1/8, इन सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इनकी संख्या कितनी है 8 है यहाँ पे। तो टोटल कंपोनेंट पार्टिकल्स कितने हो गए बीसीसी में। सो वी कैन से दैट, यहाँ लिख देता हूं मैं, सो वी कैन से दैट total number of particles, total number of component particles in BCC is equal to 2। प्रिमिटिव में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 1, जबकि बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल्स कितने होते हैं 2 पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास में। तो ये आपका क्या सा हो गया, कौन सी यूनिट सेल होगी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगी हमारी। कौन सी यूनिट सेल होगी बच्चों, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट हम चलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड नंबर ऑफ component particles in face centered unit cell। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कंपोनेंट पार्टिकल्स कितने हैं वो देख लेते हैं अपन। तो देखो मैं यूनिट सेल बना रहा हूं आपके सामने, थोड़ा इधर बना देता हूं तो इधर लिखने की जगह अच्छी रह जाएगी मेरे पास। देखिए कोई भी यूनिट सेल हो उसके अंदर कॉर्नर में तो कंपोनेंट पार्टिकल प्रेजेंट रहते ही हैं, कॉर्नर में तो कंपोनेंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते ही हैं। ठीक है,
लेकिन फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि जो हमारा कोई भी यूनिट सेल होता है उस यूनिट सेल की फेस पर भी एक एक कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। तो इस क्यूबिक में कितने फेस है? टोटल 6 फेस है। एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ऊपर वाला, एक फेस नीचे वाला, कितने हो गए? 4, एक पीछे वाला और एक आगे वाला, टोटल 6 फेस दिख रहे हैं। तो देखो इस फेस का कंपोनेंट पार्टिकल ये हो गया, इस फेस का कंपोनेंट पार्टिकल्स ये हो गया, इस फेस का कंपोनेंट पार्टिकल्स ये हो गया, इस फेस का कंपोनेंट पार्टिकल ये हो गया, जो पीछे वाली फेस है इसका कंपोनेंट पार्टिकल ये, और ये आगे वाली इसका कंपोनेंट पार्टिकल्स ये हो गया। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ द फेस इज 6, ठीक है। और 6 में से 1 2 3 4 5, एक पीछे वाली एक आगे वाली, ठीक है। देखो बच्चों मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे सब आप लोगों को ये दीवार दिख रही होगी, ये दीवार का एक फेस है। ये हमारे ये जो मेरा रूम है, ये रूम मेरा क्या है? एक यूनिट सेल है। इस रूम को मैं क्या कर सकता हूँ? एक यूनिट सेल के रूप में कंसिडर कर सकता हूँ। अब आपको कैमरे के तो केवल यही फेस दिख रही होगी, ठीक है। ऐसे ही इसके पास में कितनी फेस है? टोटल 6 फेस है। एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, और एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड मतलब इस फेस के बीच में, इस फेस के बीच में जो है हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? एक कंपोनेंट पार्टिकल्स है। तो वो कंपोनेंट पार्टिकल्स आधा कंट्रीब्यूशन तो इस वाली यूनिट सेल में देगा और आधा कंट्रीब्यूशन उस वाली यूनिट सेल में देगा। जो फेस पे, फेस सेंटर्ड पे जो हमारा फेस के सेंटर में जो हमारा कंपोनेंट पार्टिकल्स होता है, फेस के सेंटर में जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होता है वो 2 यूनिट सेल में अंदर कंट्रीब्यूशन देता है। आधा इस कमरे से अटैच जो कमरा होगा, मतलब वो वाली यूनिट सेल होगी, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, और आधा मेरी वाले मतलब कमरे में या मेरी वाली यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो यहां देखो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स इक्वल टू, ठीक है। देखो इस कंपोनेंट पार्टिकल्स का आधा तो इस वाली यूनिट में है, आधा इससे जो जुड़ी हुई यूनिट सेल होगा उसमें होगा। तो 1/2 हो गया, इसका 1/2 हो गया, इसका 1/2, इसका 1/2, इस वाले का 1/2 और इसका 1/2। तो 1/2 इंटू कितनी कर दूं मैं? 6, ठीक है। तो फेस कंपोनेंट पार्टिकल्स 1/2 इंटू 6, तो बराबर कितने आ गए? 3 पार्टिकल्स। मतलब फेस पे जो कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, फेस पर जो कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? इस यूनिट सेल में केवल 3 है। क्यों? क्योंकि फेस के सेंटर पर जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं वो आधा कंट्रीब्यूशन तो अपनी वाली यूनिट मतलब इस वाली यूनिट सेल में देंगे, और इसका आधा कंपोनेंट किस में जाएगा? इसकी बगल में जो यूनिट सेल जुड़ी हुई है ना, क्योंकि यूनिट तो होती है, यूनिट सेल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस की। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल इस क्रिस्टल के अंदर है। तो इस फेस पे प्रेजेंट जो पार्टिकल है उसका आधा हिस्सा तो इस यूनिट सेल में होगा और आधा इसलिए। तो इस अकेले कंपोनेंट पार्टिकल्स का हिस्सा कितना होगा? 1/2। ऐसे इसके अंदर टोटल कितने फेस हैं? 6। तो 1/2 इंटू 6 बराबर कितने हो गए? 3 पार्टिकल्स। अब देखो कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है उनका सबका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। सबका 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8, 1/8 एंड 1/8 कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? ठीक है, तो कॉर्नर पार्टिकल्स इक्वल टू कितना हो गया? 1/8 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो टोटल पार्टिकल्स इन फेस सेंटर, टोटल पार्टिकल्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इक्वल टू 3 तो फेस वाले हो गए और एक कॉर्नर वाला। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर द 4। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए बच्चों इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आर द 4 इन द जो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस इज क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल and
सेंटर्ड यूनिट सेल। मैंने आप लोगों को बताया था एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिनके किन्हीं दो आमने सामने वाली फेस पे कोई कंपोनेंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आमने सामने वाली फेस पे कंपोनेंट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उसको हम फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो इधर देखिए, ये हमारे पास में जो है एक जो है एक यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर पे तो है जो है ही, साथ के इसके दो अपोजिट फेस पे है। अब फेस मतलब ऊपर वाली फेस पे और नीचे वाली फेस पे है, तो इस कंपोनेंट पार्टिकल आधा ऊपर वाली यूनिट सेल में होगा, आधा नीचे वाली यूनिट सेल में होगा। इसी प्रकार नीचे वाली जो कंपोनेंट है इसका आधा हिस्सा नीचे वाली में, आधा इसमें। ठीक है, तो इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल component particles at the face of the opposite face, at the opposite face। ठीक है, कंपोनेंट पार्टिकल एट द अपोजिट फेस, कि अपोजिट फेस पे कितने कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, और कितनी फेस पे है वो 2, तो टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे 1। ठीक है, एंड एट द कॉर्नर पे एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, कितने 8, हमको पता है, इसका 1/8, 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 तो इनके सबके कितने हैं 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो यहां देखिए इसका भी कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2 इन ईसीसी। एंड सेक्टर पे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो आपके 2 हो गए हैं। तो ये आपके सभी यूनिट सेल के अंदर कितने क्या प्रेजेंट है, कितने जो है हमारे पास में कंपोनेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हमने बता दिया कि एंड सेंटर्ड में देखो जो है 2 पार्टिकल्स होते हैं, फेस सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स होते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 पार्टिकल्स होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं 2 होते हैं, और प्रिमिटिव में कितने होता है, केवल 1 कंपोनेंट पार्टिकल्स होता है। तो ये हम लोगों ने जो है आप लोगों का एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की स्टडी करी है। इसके बाद में हम जो आगे चलते हैं वो हम चलते हैं क्लोज पैकिंग की तरफ, कि क्लोज पैकिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्लोज पैकिंग, CLO क्लोज पैकिंग क्या होता है। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड के अंदर कंपोनेंट पार्टिकल्स इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, और उनके बीच में जो ब्लैंक स्पेस है, मतलब खाली स्पेस है, वो बहुत कम रह सके। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, शादियों में लड्डू जब बनते हैं तो जो लड्डू बनाने वाला है लड्डुओं को इस प्रकार से अरेंज करता है कि एक ही ट्रे में मैक्सिमम नंबर ऑफ लड्डू उसमें आ सके, दैट इज नोन एज क्लोज पैकिंग। ठीक है, मतलब कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट पार्टिकल्स आ सके, उनमें बीच में जगह कम खाली हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इन ए सॉलिड द component particles are arranged in this way, that the maximum number of
component particles are exist in minimum space, ठीक है, एंड मिनिमम ब्लैंक स्पेस इज एग्जिस्ट इन क्रिस्टल, ठीक है, कि कंपोनेंट पार्टिकल्स इन दिस वे दैट द maximum number of the component particles exist in minimum space and minimum blank space is exist in the crystal, that is known as close packing. That is known as close packing. मतलब हमारा क्रिस्टल सिस्टम इस प्रकार से हो कि उसके अंदर कम से कम तो जगह खाली हो, मतलब मिनिमम स्पेस कम हो और मैक्सिमम नंबर हो, ठीक है। उदाहरण क्लोज पैकिंग की डेफिनेशन पूछी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अब क्लोज पैकिंग जो है का हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लोज पैकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लोज पैकिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग। देखिए क्लोज पैकिंग को हमने 3 भागों में बांटा है मेनली। पहला होता है वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दूसरा हमारा होता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और तीसरा हमारा होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है इसका फिर से हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। एक तो हमारी होती है स्क्वायर, एक तो होती है स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक का नाम है स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और दूसरा जो होता है हमारे पास में हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और ये एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे हम स्क्वायर 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और एक पढ़ेंगे हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है ये हो गया। इसके बाद में 3 डायमेंशनल को भी 2 भागों में बांटा है हमने। 3 डायमेंशनल को भी हमने 2 भागों में बांटा है। देखो 3 डायमेंशनल में एक तो होता है क्यूबिक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और एक होता है हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो ये हमें पढ़ना है, क्यूबिक 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इनको हम बराबर पढ़ेंगे। सबसे पहले 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है।
तो एक चीज यहां लिख लीजिए, टू अंडरस्टैंड द क्लोज पैकिंग, टू अंडरस्टैंड द क्लोज पैकिंग को समझने के लिए द कंपोनेंट पार्टिकल्स are considered as स्फीयर। कि हम क्लोज पैकिंग की स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, सभी कंपोनेंट पार्टिकल्स को हम क्या मान लेते हैं, एज ए स्फीयर मान लेते हैं, गोला मान लेते हैं। ठीक है, कि सभी के सभी कैसे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम क्या करते हैं कि जो कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल का मतलब होता है एक ही दिशा में, इसी एक ही दिशा के अंदर जो है आपस में एक दूसरे को टच करते हुए फैले रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है, तो यहां लिख देता हूं मैं, इन वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सीपी लिख देता हूं, द कंपोनेंट पार्टिकल्स are exist in linear way। कंपोनेंट पार्टिकल जो है एक लीनियर अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, देखिए इस प्रकार से, और एग्जिस्ट इन ए लीनियर वे। ठीक है, व्हेन द सेंटर ऑफ स्फीयर are connected to each other, when the center of sphere are connected to each other, then a line is created, ठीक है, देखो यहाँ पे यदि इनके सेंटर को हम कनेक्ट कर देते हैं तो एक लाइन हमारे पास में बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोई स्फीयर कितने स्फीयर से कनेक्टेड है। ठीक है, या कि कोई कंपोनेंट पार्टिकल्स कितने कंपोनेंट पार्टिकल से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई स्फीयर कितने स्फीयर से कनेक्टेड है, कोई कंपोनेंट पार्टिकल कितने कंपोनेंट पार्टिकल से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहां देखो इधर भी एक गोला जुड़ा होगा और इधर भी एक जुड़ा होगा, तो इस गोले से कितने जुड़े हुए हैं, इससे ये जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 हो गया। ठीक है, तो यहां मैं इसको मिटा के लिख देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर a component particle is attached how many number of component particles, that is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो वन डायमेंशनल हमारी क्लोज पैकिंग होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2, क्योंकि ये कंपोनेंट पार्टिकल इधर एक से जुड़ा हुआ है, इधर तो कितने जुड़ा है, 2, ये इधर भी एक से जुड़ा होगा, इधर बना दो, इधर भी एक इधर जुड़ा होगा,
तो यहां लिख सकते हैं इन वन डायमेंशनल close packing the coordination number is equal to 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं इसके अंदर? कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर बात हो गया। ठीक है, इसके बाद का जो है हम लोग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की जो स्टडी है वो अगले टॉपिक में हम करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग है जो है अपना ये वर्क कंप्लीट किए। धन्यवाद।